कि टीचर जो है वो एक शिल्पकार की तरह है। ऐसे बना दे, आप सामने डिस्टर्ब हो रहा है। वो एक पत्थर है, वो तराशता है, बनता है। मैं आपको उसी कहानी से आगे बढ़ाता हूँ। और मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी थी जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब हमारे टीचर ने सुनाई थी कहानी। एक शिल्पकार था, शिल्पकार आप सभी जानते हैं, जो चीनी हथौड़े से पत्थर को काट छाट करके मूर्ति बनाता है। बीच में जाने नहीं दिक्कत। तो शिल्पकार अपनी साइकिल से रास्ते से कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक पत्थर मिला। सर नहीं दे सारा उधर बेटा, फोटो की कोई जरूरत नहीं, सर डिसिप्लिन थोड़ा तो दिखाओ। तुम बना लो। तो वो शिल्पकार वहां से निकल रहा था, उसे एक पत्थर मिला। उस शिल्पकार ने उस पत्थर को कहा कि मैं शिल्पकार हूं। भाई आप शांत होंगे तो हम बात कर पाएंगे, वरना तो फिर औचित्य ही नहीं रहेगा इस चीज का। कृपया करके शांत हो जाए अगर आप सच में सुनने आए हैं। तो शिल्पकार रास्ते से गुजर रहा था, उसे एक पत्थर मिला। शिल्पकार ने उस पत्थर को कहा कि मैं बहुत बड़ा शिल्पकार हूं और मैं चाहूंगा, और आप थोड़ा सा दर्द सहन करेंगे तो मैं आपसे एक भगवान की मूर्ति बना दूंगा। थोड़ा दर्द होगा, मैं काट छाट करूंगा चीनी थोड़े से, लेकिन मैं आप में भगवान की मूर्ति बना दूंगा और आप पूजे जाएंगे। उस पत्थर ने कहा कि ठीक है, अगर थोड़े दर्द से भगवान बनाया जाता हो तो मुझे बनाइए, जैसे आप सभी हैं इस समय। तो शिल्पकार ने धीरे धीरे काट छाट करनी शुरू की, चीनी थोड़े से धीरे धीरे काटना शुरू किया। पत्थर को हल्का हल्का सा दर्द होने लगा। थोड़ी देर और दर्द हुआ, दर्द की हिंतियां थोड़ी और बढ़ी और पत्थर ने हाथ उठा दिया कि जी बस इससे ज्यादा मैं दर्द सहन नहीं कर सकता। उस शिल्पकार ने क्या किया, उस पत्थर को लिया, जो यहाँ था उसको वहां कर दिया, मतलब उठा के रख दिया। थोड़ा और आगे गया, वो तो शिल्पकार था, उसका काम था तराशना पत्थर को। एक पत्थर और आगे मिला, उसने वही कहानी उस पत्थर को सुनाई कि बेटा मैं शिल्पकार हूं और मैं आपको काट छाट करके भगवान बना सकता हूं, बस आपको डिसिप्लिन रखना होगा, दर्द सहन करना पड़ेगा। पत्थर ने कहा कि दर्द सहन करके अगर भगवान बनाया जा सकता है तो आप मुझे बना दीजिए। शिल्पकार ने अपना काम करना शुरू किया, धीरे धीरे काट छाट करनी शुरू की, पत्थर को काटा, दर्द हुआ और दर्द हुआ और दर्द हुआ और दर्द अपने आखिरी चरम सीमा तक पहुंच गया। लेकिन उस पत्थर ने दर्द सहा और आखिरकार उस शिल्पकार ने उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बना दी। जैसे ही मूर्ति बनी, उस शिल्पकार ने उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रख दिया। लोग गुजरने लगे, माथा झुकाने लगे, किसी की मनोकामनाएं पूरी हुई। धीरे धीरे वहां एक मंदिर का निर्माण हो गया और उस मूर्ति को स्थापित किया गया वहां पर। तो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा कटा छटा पत्थर लेके आओ जो इस मूर्ति के आगे रखा जाए और जिसके ऊपर नारियल फोड़ा जा सके और फिर मूर्ति के चरणों में पानी रखा जा सके। तो ढूंढा कि कोई ऐसा पत्थर जो हल्का कटा फटा हो, टूटा फूटा सा हो, जिसपे नारियल बहुत आसानी से टूट जाए। तो वही पत्थर मिल गया जिसने थोड़ी देर दर्द सहन करने से मना किया था। अब उस पत्थर को लाके उस मूर्ति के आगे रख दिया। अब लोग रोज आए, उस पत्थर के ऊपर रोज नारियल फोड़े और भगवान के चरणों में वो पानी चढ़ा दे। रोज नारियल फोड़े उसी पत्थर पे। आप बातों को कितना समझते हैं, कितना सहजते हैं, यही चीजें तो डिसाइड करती है। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, तो वहां जो टेस्ट लिया जाता है आपका, किस चीज का लिया जाता है? इसी चीज का तो टेस्ट होता है कि तार्किक बुद्धि कितनी है आप में। कोई अपनी बात आपको जिन शब्दों में समझाना चाह रहा है, क्या आप उन शब्दों में उन अर्थों को समझ भी पा रहे हैं या नहीं? तो कृपया करके तार्किक होइए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जीवन आपका है, आपको निर्धारण करना है कि आपको मंदिर के जो सीढ़ियों में पत्थर लगता है, वो सीढ़ियों वाला पत्थर बनना है या भगवान की मूर्ति। ये आपको निर्णय लेना है, आपको ही वो बलिदान देना होगा, लेकिन उसका जो फल होगा वो बहुत मीठा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके क्षेत्र के जो राजनेता हैं वो इतने बेहतरीन व्यक्ति हैं। हमारी प्रूडेंस की लगभग 200 फ्रेंचाइजी है ऑल ओवर इंडिया में और हम लगभग हर जगह जाते हैं। मध्य प्रदेश में हमारा पहली बार आना हुआ है यहाँ पर। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ
और वहां पे एमएलए का मतलब होता है कि 10 बजे का अगर एमएलए सामने टाइम दे दिया तो आप समझ लो रात के 10 बजे तक भी आ जाए तो गनीमत है, गनीमत है। और दूसरी चीज, ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम में बैठते ही नहीं एमएलए, क्योंकि उनके जीवन की खुद की व्यस्तता बहुत ज्यादा होती है। जब मेरे पास ये आए यहाँ के जो मैनेज कर रहे हैं, बोले सर एमएलए साहब आने वाले हैं 5 मिनट में, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा बैठा हंस रहा था। मैंने कहा तुझे पागल बना दिया, कम से कम 5 घंटे बाद आएंगे। और 2-3 मिनट बाद ही एमएलए साहब आ गए। मुझे अपने आप पर बड़ी शर्म महसूस हुई कि मैं जैसा सोच रहा था वैसा यहाँ के हमारे राजनेता के बारे में नहीं है। सर जितना झुक के काम करने की आदत सर की है, जो मैं भी थोड़ी देर में समझ पाया हूं, जितना समर्पण भाव सर में है उतना किसी में नहीं है। वरना आप भी वास्तविक रूप में जानते हैं कि ये समाज अध्यापक को क्या समझता है और एमएलए को क्या समझता है। लेकिन अगर एक एमएलए बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे रहकर अगर किसी का मान सम्मान करता है तो आप समझिए वो कितनी बधाई के काम आपके लिए करता होगा। और इतना पेशेंस के आखिरी तक बैठ के आपकी बातें सुन रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, ये अपने आप में आपके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके पास ऐसा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत सुनहरे युग में जी रहे हैं। आप शायद इस बात को समझेंगे नहीं, एमएलए साहब इस बात को समझेंगे कि आज से 5-7 साल बाद ये जमाना ऐसा नहीं रहेगा जैसा आप हैं। युग बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। अब वो जमाने नहीं रहे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी और 200 साल में जितना पैसा लूट के लेके जाती थी भारत से, उतना पैसा आज के टाइम में गूगल और यूट्यूब एक दिन में भारत से लूट के लेके जाते हैं। आप इकलौती ऐसी प्रजाति होंगे 5 से 7 साल के अंदर जिसको सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके बाद ये सरकारी नौकरी क्या होती है शायद नाम भी ढूंढने पे ना मिले। मेरे प्यारे बच्चों, इस समय को किसी भी हालत में मत खोइए। और मैं ये कह रहा हूं कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके एमएलए ऐसे हैं। उसका कारण यही है कि वो आखिरी तक इस बात को बैठ के सुन रहे हैं, वरना समय नहीं होता ऐसे लोगों के पास, लेकिन फिर भी समय निकाल रहे हैं। इस सच में बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे ऑनलाइन चीजें ट्रेंड हो रही हैं। आप जानते हैं कि एक वक्त था जब आपके इलाकों में मोबाइल रिचार्ज करने की दुकानें होती। क्या आज एक भी दुकान दिखती है आपको? एक आध वो भी आपके क्षेत्र में है। अगर थोड़ा बाहर जाएंगे तो एक आध भी नहीं मिलेगी आपको। उसका कारण यह है कि जिस गति से युग बदल रहा है, जिस गति से समय बदल रहा है, अगर आपने अपने आप को उस गति से नहीं बदला तो आपको समय के गर्त में डूबना ही पड़ेगा। इसलिए इस समय को किसी भी हालत में खराब मत कर देना बच्चों। मैंने आपको कहा कि आप आखिरी प्रजाति हैं इस 5-7 साल के अंदर जो सरकारी नौकरियां प्राप्त करेंगे, वरना रोजगार के बहुत बुरे अवसर आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। आपने उनको हमेशा देखा है, वो हमेशा एक ही टी शर्ट पहने रहते हैं, एक ही कलर के जूते हैं, एक ही टाइप की पैंट पहने रहते हैं। किसी मीडिया ने उनसे पूछा कि सर आज आपकी कंपनी का जो ग्रोथ है और जो टर्नओवर है आपकी कंपनी का, वो एशिया के जितने देशों की जीडीपी है उससे ज्यादा टर्नओवर, यानी पूरे एशिया महाद्वीप में जितने देश हैं उनसे ज्यादा पैसा के लिए उस कंपनी के पास है। लेकिन फिर भी हम आपको रोज देखते हैं कि आप एक ही जैसे रंग की शर्ट पहनते हो, एक ही जैसे रंग की पैंट पहनते हो, वही पैंट वही शर्ट वही जूते हमेशा वैसे ही रहते हो। कारण क्या है? उसने कहा कि ये जो जीवन मिला है, ये जीवन पता नहीं कितने लाखों योनियों के बाद मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है। अगर मैं रोज 20 मिनट इस बात पे खर्च कर दूं कि मैं इस शर्ट में अच्छा लग रहा हूं या ब्लैक में अच्छा लग रहा हूं या व्हाइट में या येलो में अच्छा लग रहा हूं और मैं उसके हिसाब से पहनता रहूं और रोज 20-20 मिनट खराब कर दूं, तो मैं अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खराब कर दूंगा, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिलना है, दूसरी बार नहीं मिलना। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप भगवान की मूर्ति बनेंगे या उस मंदिर पे रखे पत्थर की सीढ़ी बनेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितना कष्ट झेल पाएंगे ये आप पर निर्धारित करता है। मेरे जैसे मूर्तिकार बहुत होंगे, मुझसे भी बहुत सीनियर बहुत अच्छे गुरु हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन ये निर्धारण आपको करना है। ये निर्धारण आपको करना है कि इस क्षेत्र का नाम बढ़ाया जाए या डुबाया जाए।
ये आपको निर्धारित करना है। मैं माननीय एमएलए साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस हिसाब से चीजें ग्रोथ कर रही है, यहाँ पे सर इंटरनेट की स्पीड की ग्रोथ कर रही है, इंटरनेट बहुत स्लो है, और जिस गति से चीजें बदल रही है, शायद लोग समझ ना पाए इन चीजों को और मेरी बातें आपको ऐसे लगे, लेकिन जब आप उस वक्त की चाल को पकड़े, तेज होनी चाहिए, और वो काम आपके माननीय एमएलए साहब कर सकते हैं। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो भी संभव प्रयास हो सके वो करें, और मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार हाथ जोड़ के उनसे ये रिक्वेस्ट कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग भी पढ़ाते हैं, आपके यहाँ के अध्यापक भी पढ़ाते हैं, सबका प्रयास एक ही होता है कि आप कामयाब हों, आप आगे बढ़ें। प्रूडेंस कोचिंग सेंटर जो आपके क्षेत्र में खुला हुआ है, इसका भी केवल और केवल एक ही प्रयास है कि जो बच्चा आर्थिक रूप से इतना समर्थ नहीं है कि दिल्ली जैसी जगह पर जा सके, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पर केवल फीस ही मोटी नहीं होती है, 30-35 हजार फीस ही मोटी नहीं है, वहां रहना 8-10 महीने, वहां पीजी में रहना, ऐसे क्षेत्र में रहना, ऐसे एनवायरमेंट में रहना जहां आपके लोग नहीं मिलेंगे, आपका खान पान नहीं मिलेगा, उतनी शुद्धता नहीं मिलेगी जितनी शुद्धता आपको मिल रही है, और वहां जाकर आप बहुत सारे बच्चे गलत दिशा पकड़ जाते हैं, गलत तरीके से भटक जाते हैं। उन सारी कमियों को दूर करते हुए ये कोचिंग सेंटर आपके क्षेत्र में आया है कि जो चीज आपको दिल्ली में मिलती थी वही चीज आपके क्षेत्र में ही आपको मिले, सस्ती फीस में मिले, आपका खाने के साथ जो खाना खा रहे हैं वही खाना भी आपको मिलता रहे, जहां आप रह रहे हैं वही नजदीकी क्षेत्र में आप रह के पढ़ें, अपने ही वातावरण में पढ़ें, तो वो सारा फायदा आपको यहाँ मिल रहा है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और वातावरण के रूप में भी आपको फायदा मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रूडेंस कोचिंग सेंटर में हम पिछले 3 सालों से क्लास यहाँ चलाने लग रहे हैं। भिंड में भी क्लासेस चल रही हैं। 8 मार्च से मैथ का बैच आने लग रहा है, 2 और 3 मार्च से आपका इंग्लिश और रीजनिंग का बैच आने लग रहा है, 1 तारीख से यानी कल से जीएस का बैच आ रहा है। लेकिन आप किसी भी रूप में इस कोचिंग में दाखिला मेरे शब्दों पे मत लीजिएगा, क्योंकि आपके माँ बाप का पैसा बहुत जरूरी है। आप पहले 6-7 दिन चीजों को समझिए कि जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं क्या आपको समझ में भी आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि टीचर अच्छा है इस बात से आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो चीज हमें समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो अपना निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिए, बहुत तरीके से आगे बढ़िए, लेकिन मेरे इन शब्दों को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर यहाँ आप भटके, थोड़ा भी ध्यान इधर से उधर लेके चले गए तो जीवन बहुत कठिनाइयों का दौर होगा। आपके सर पर ये वक्त रोज नारियल फोड़ेगा, लेकिन उस वक्त आप किसी को कह नहीं पाएंगे कि मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि आज तो वो दर्द की बात सुनने के लिए आपकी माँ और बाप और टीचर अवेलेबल हैं। जब आप थोड़े बड़े होंगे तब उस बात को सुनने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होगा, कोई उपलब्ध नहीं होगा। समाज अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह आप पे डालेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप मन लगाकर पढ़िए। मेरा नाम राकेश यादव है, मेरा कुल यादव है। भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी कि तेरे जीवन का है एक यही मर्म, तेरे भाग्य में केवल तेरा कर्म। यानी जो तू करेगा ना, तेरे भाग्य में वही आना है। अगर तुम आज 2 घंटे मेहनत कर रहे हो तो तुझे फल भी मेरे बच्चे 2 ही घंटे का मिलेगा। वो बात अलग है कि वो फल आज ना मिलके 2 दिन बाद मिले, 2 साल बाद मिले, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आपको पढ़ना होगा, बिना पढ़े कोई नौकरी नहीं मिलेगी। कंपटीशन बहुत है। पूरे भारत देश में 6 करोड़ बच्चा इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, और वैकेंसी पूरे भारत में कुल मिला के लगा लें तो 1 लाख। कितनी? 1 लाख। और 6 करोड़ से ज्यादा बच्चा तैयारी कर रहा है। लेकिन आप ये बात हार के मत बैठ जाइए कि 6 करोड़ में हम कैसे ले पाएंगे। आपके बीच से ही बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेंगे, और ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। इसलिए निर्धारित करिए कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अच्छे व्यक्तियों को समाज में चुनना है ताकि वो आपकी मदद कर सके, आपकी बातें सुन सके, आपके लिए बैठ सके, और आपके आने वाले भविष्य के लिए जो जरूरी कदम है वो उठा सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आपको। क्या करें इसका? बहुत बहुत धन्यवाद।